सिग्नल के यानी कि प्रॉब्लम होंगे। 2 मिनट के बाद सिग्नल खुद जो है वो यानी कि सेट हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आप बोर्ड को देखो कि बोर्ड आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर बोर्ड आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है तो मैं उस बेस के ऊपर बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। फिर मुझे नहीं बोलता है कि सर बोर्ड जो है दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं, तो फिर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो कल हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए थे, उनमें से कुछ टॉपिक के एमसीक्यूज में यानी कि लेके आए। कुछ स्टूडेंट ने मुझे एमसीक्यूज भेजे थे तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट पूछते हैं वो। तो सबसे फर्स्ट सवाल नंबर 1 को अगर हम देखें तो बिल्कुल आसान सवाल है। ये देखो, मैं अगेन कहता हूँ कि जब आर्मी कंपाउंड होते हैं तो मोस्टली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो इस बात कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या है चीज। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जब इंटर में आओगे तब आपको मालूम होगा कि क्या होता है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है। तो सबसे फर्स्ट वो कह रहा है कि सवाल नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन एंड 3 वाइन। तो वो स्टूडेंट जो एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इंटर की आर्मी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से स्टडी की होगी, तो उन स्टूडेंट को मालूम होगा कि इसका जवाब क्या होगा। जी बेटे, लाजमी बात है कि इसका बी होगा। अभी आप कैसे करोगे को तो मैं समझा दूं, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, मैं इसका वो बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है 1 ब्यूटीन, यानी कि 4 कार्बन रूट में है। तो यहाँ पे बॉन्ड देंगे डबल और यहाँ पे देंगे यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा। अभी आप काउंट करोगे कि बॉन्ड कितनी सिग्मा है, तो जो बॉन्ड सिंगल होगी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिग्मा होगी। और पाई कितनी होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, तो 1। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होगी, 1 यानी कि सिग्मा होगी। तो इसका बेटे जवाब बी है। आप कर सकते हो घर पे जाके, तो भी समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम चॉइस नंबर 2 को देखें तो एक आपको कल भी मैंने समझाया था कि मैं आपको एक हाइड्रोकार्बन दे रहा हूँ, उसमें मैंने इन कार्बन के नंबर भी लिखे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, यानी कि जो कार्बन 6। अभी वो आपसे सवाल कह रहा है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर जो 3 है उसमें कौन से हाइब्रिड ऑप्शन डी। डी सर, डी सर, डी। 2 मिनट, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3। तो इन दोनों में जो हाइब्रिड होगी वो डी होगी, sp2 एंड sp। कल बताया था मैंने कि कार्बन नंबर 2 में sp यानी कि 2 होगी। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 3 है, 1, 2 पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो sp2, और यहाँ पे 2 है, एक पाई बॉन्ड जो भी होगी उसको एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे और एक यहाँ पे। तो बेटे इसका डी है। फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये भी आर्मी केमिस्ट्री का सवाल है। 1, 2 प्रोपाडाइन, the second carbon is hybridized, यानी कि वो कह रहा है कि 1, 2 प्रोपाडाइन ऑप्शन बी। 2 तो है उसमें कौन सी यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो क्या बेटी लगाऊं सर बी। यस सर, बी बेटे, बी होगा सर बी, sp सर बी। हाँ, मैं याद लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को देख लेना। 1, 2 यानी कि 3 प्रोपा है, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे देंगे, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। कौन सा कार्बन सेकंड है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन। देख रहे हो यहाँ पे टोटल यानी कि बॉन्ड पेयर 2 ही होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो लाजमी बात है कि sp होगी। तो मेरे ख्याल में ये अगर इंटर में भी पढ़ा आप सब ने, मुझे मालूम है। विच वन हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। चलो इसका जवाब दो मुझे। डी। सी। ठीक है, इसका जवाब है सी। मालूम हुआ कि कैसे सी है। हेलो, यस सर, लोन पेयर ज्यादा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉन्ड एंगल मीथेन का कोई भी लोन पेयर नहीं है तो 109 है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 है।
वाटर का बॉन्ड एंगल आप सबको मालूम है कि 1054 है, जबकि बेरिलियम क्लोराइड का सबको मालूम है कि बॉन्ड एंगल 180 का है। तो अभी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड कौन से ग्रुप का है? ये भी 6 ग्रुप का और ये भी 6 ग्रुप है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि जब टॉप टू बॉटम जाओगे सेम ग्रुप में तो बॉन्ड एंगल यानी कि जो डिक्रीज होता जाएगा। इंटर आपने स्टडी की होगी चैप्टर नंबर 4 में हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड एंगल अगर आपको याद हो तो 92 था। याद है आपको कुछ? यस तो ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो मोस्टली जो है वो बॉन्ड जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आप 6 ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम, 5 ग्रुप में, 7 ग्रुप में, तो मोस्टली बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि एक तो एटम की साइज इंक्रीज हो रही है और साथ में यानी कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। इस टाइप का एक और सवाल मैं आपको बाद में दूंगा। चलो ठीक है, तो इसका जवाब सी हो गया। एक और सवाल आपके लिए है। जी बोलिए सर। अगर एक ही लोन पेयर क्वेश्चन था उसमें, सर एक क्वेश्चन था उसमें जो आंसर थे उसके अंदर ना सारे जो ऑप्शन थे उनमें एक एक लोन पेयर था, NH3, NF3, NCl3। सर इसमें पूछा था कि सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किस में होगा? सर NF3 में था। सर कैसे होगा ये? NH3 क्या था? सर 3 ऑप्शन थे, NH3, NCl3, NF3। तो कौन सी चॉइस थी इसकी? बी थी ना? NF3। NF3 था जवाब? यस सर। नहीं, NF3 नहीं हो सकता बेटे। NF3 का बॉन्ड एंगल कम नहीं हो। वो आपने मुझे 2 सवाल भेजे मेरे ख्याल में, वो मैं इसके देख लेता हूँ। आपने वो जो टिक की है ना वो सही तरीके से टिक नहीं की है। NF3 का बॉन्ड एंगल जो है मैं आपको समझाता हूँ, ये सवाल मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये दो तीन MCQ कर लूँ तो फिर ये जो भी बॉन्ड एंगल का मसला है ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो भाई, तो हम चलते हैं एक और सवाल के ऊपर जो इनकी टेस्ट में भी मोस्टली आ चुका है। विच वन है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? तो इसके बारे में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है HF की नहीं होगी, देख सकते हो वैल्यू को, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी N2 की। अब इसकी भी लिस्ट मुझे आपको देनी होगी कि किस तरह से होगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। पर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो N2 की होगी, जो तकरीबन 914 है। तो इस तरह से इसका जवाब सी है। सर ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको एक दूंगा लिस्ट, मैं आपको लिस्ट दूंगा। अभी तक मैंने बॉन्ड मैंने अभी तक आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बताया। मैं आपका सिर्फ यानी कि जो कॉन्सेप्ट यानी कि जानना चाह रहा था कि फर्स्ट ईयर आपका कैसा है, क्या आपने तैयारी की है। चलो, तो सेकेंड लास्ट चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर? इंटर में आप पढ़ चुके हो, मैंने भी पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने इंटर करी वो उन बच्चों को भी मालूम है। लाजमी बात है कि इसका जवाब जो है बी है, एल्युमिनियम। सर कैसे? अरे यार, ये तो पूछ रहे हो ना आप कैसे? फिर यानी कि जो है पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होता है? पोलराइजिंग पावर की मीनिंग है कि जब भी कोई भी केटाइन जब किसी भी एनाइन के साथ मिक्स होता है तो वो केटाइन उस एनाइन की साइज को डिसऑर्डर कर देता है, तो उसको हम कहते हैं यानी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर केटाइन का उसका ज्यादा होगा जिस केटाइन की साइज और चार्ज ज्यादा होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तीनों जो है, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों की साइज मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस केटाइन की साइज यानी कि स्मॉलर होगी उस केटाइन का उतना ही यानी कि जो पोलराइजिंग पावर है वो हाई होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से पोलराइजिंग पावर यानी कि डिक्रीज होगा। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप तो वहां पे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक तो साइज डिक्रीज हो रही है और साथ में चार्ज भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपको
आपने नाम मीन्स के अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ये भी टॉपिक आपको समझा दूंगा। मैं सिर्फ आज चेक करना चाह रहा था कि क्या तैयारी है आपकी। उसके बाद अगर हम देखें तो विच वन हैज हाई, विच वन हैज एचपी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से कौन सी चॉइस है? HCN होगा। हाइड्रोजन हाँ, अच्छी सल्फोनाइड। बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ए ही होगा। रट्टा लग गया है आपका, क्योंकि याद कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि ये रट्टा ही हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन सबको आप नोट कर लो। तो दो टॉपिक मैंने नोट किया, आपको नहीं समझ में आ रहा। एक यानी पोलराइजिंग पावर का मसला चल रहा है आपके लिए, और एक यानी कि बाउंड एनर्जी के बारे में चल रहा है मसला, और एक बाउंड एंगल के बारे में मसला चल रहा है। तो चलो देखेंगे इनको हम आगे चल के। बाकी जो स्टार्टिंग वाले जो मैंने एमसीक्यू दिए थे वो आप समझ में आए होंगे। बाकी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर उसका जवाब आ रहा है NF3, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा, तो मैं ले ली सबकी डायग्राम और सबने ले ली बेटे डायग्राम? मैं कहता उसको बेटे, हेलो बेटे, हेलो। यस सर। चलो ठीक है। तो थोड़ा सा बाउंड एंगल के बारे में आपको बोल दूं मैं। बाउंड एंगल जो है 3 पॉइंट से बाउंड एंगल के बारे में सुन लो ध्यान से। बाउंड जो एंगल है होता क्या है, एक होती है बाउंड लेंथ, एक होता है बाउंड एंगल। बाउंड लेंथ हम उसे कहेंगे कि दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बाउंड लेंथ कहते हैं। जबकि बाउंड एंगल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि तीन जो एटम होते हैं उनके दरमियान जो बाउंड लेंथ होता है एवरेज को हम बाउंड एंगल कहते हैं। तो बाउंड एंगल के लिए 3 पॉइंट्स नोट करना। पॉइंट नंबर 1, बाउंड एंगल जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के इनवर्स। जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो बाउंड एंगल कम होता जाएगा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बाउंड एंगल कम क्यों होता है? क्योंकि जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उनके दरमियान रिपल्जेंटिव फोर्स ज्यादा होगी। जितनी उनके दरमियान रिपल्जेंटिव फोर्स ज्यादा होगी तो इनका इफेक्ट होगा बाउंड पेयर के ऊपर, और बाउंड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो बाउंड एंगल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंपाउंड हो उसमें अगर कोई भी बॉन्ड लोन पेयर ना हो तो उसका बाउंड नॉर्मली 109.28 होता है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो बाउंड एंगल 107 होगा, और दो लोन पेयर आ जाए तो बाउंड एंगल जो है वो 104 आएगा। जैसे कि CH4 कल बताया था मैंने, NH3 H2। एक तो पॉइंट ये आपको समझ में आ गया कि बाउंड एंगल जो है वो यानी कि लोन पेयर के इनवर्स है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बाउंड एंगल जो है एस करेक्टर की परसेंटेज है उसके इनवर्सली है। किसी भी हार्वेट ऑर्बिटल में अगर एस के करेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे, सॉरी एस के जो करेक्टर है वो अगर डिक्रीज होते जाएंगे तो वहां पर यानी कि बाउंड एंगल कम होता जाएगा। जैसे कि Sp3 का बाउंड एंगल जो है अगर आपको याद हो तो उसमें 109.28 है। Sp2 का बाउंड एंगल आपको मालूम है कि 120 है, जबकि Sp का जो बाउंड एंगल है वो 180 है। तो जैसे जैसे किसी भी हार्वेट ऑर्बिटल में एस की परसेंटेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बाउंड एंगल जो है इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर पी की परसेंटेज हाई होगी तो बाउंड एंगल कम होता जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो मोस्टली बाउंड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था तो मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। ये है 6 ग्रुप के हाइड्राइड, जैसे कि वाटर, इसका तो बाउंड एंगल आपको हो गया मालूम कि कितना है, 104 या 5.5 इतना ही है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, सेम ग्रुप का एलिमेंट। उसके बाद है हाइड्रोजन सेलेनियम, और उसके बाद है हाइड्रोजन टेलेरियम। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो बाउंड एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि सबसे लोवेस्ट बाउंड एंगल जो है वो होगा हाइड्रोजन टेलेरियम का। बाउंड एंगल टॉप टू बॉटम जो है वो यानी कि डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि इसका बाउंड एंगल तकरीबन
6.2 यानी कि एंगल है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज क्यों होता है हर ग्रुप के अंदर, वो इस वजह से डिक्रीज होता है। एक तो पॉइंट नंबर 1 में कि जो इसके साथ एटम होते हैं उनकी साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट होता है। और पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जो है डिक्रीज हो। तो इस तरह से 6 ग्रुप में सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो यानी कि H2CO। इस तरह से अगर 5-7 ग्रुप के बारे में बात की जाए, सॉरी बेटे यहाँ पर 5 ग्रुप, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर 5 में, तो 5 में आप ले लो NH3, ठीक है। NH3 क्यों ले रहे हो, चलो भाई NH3 ले लो बस। फिर ले लो आप NaCl3, फिर ले लो आप NaBr3, फिर ले लो आप NaI3। अभी आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा देखो नाइट्रोजन सेम है, आप देख रहे हो NF जो 3 का बॉन्ड अगर सपोज करते हैं कि जो भी हो यानी कि फॉर एग्जाम्पल 100 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एंगल अगेन डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि एक तो एटम की साइज जो इंक्रीज हो रही है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे लोवेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो NaI3 का होगा और सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा NF3 का। फिर आपने मुझसे पूछा है कि सुनने के सर इन दोनों में क्या कंपेयर है, तो बेटे देखो यहाँ पर N दोनों सेम है, लेकिन इसके साथ जो अटैच है एटम, यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है। तो अगर हम देखें तो जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन के। तो इसका मतलब हुआ कि NF का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaCl का। तो ये आपने जो ट्रिक किया, जो आप उसको एक मरतबा और देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो बॉन्ड एंगल के बारे में मैंने आपको सर सिर्फ 6 और 7 ग्रुप के लिए? जी बेटे सबके लिए बेटे, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे 5 ग्रुप में, 6 ग्रुप में, 7 ग्रुप में, सब में टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? जी सर। सर लेफ्ट टू राइट अच्छी बात है। सेकेंड ग्रुप में भी होगा ना? यार लेफ्ट टू राइट को छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट में तो सर बॉन्ड एंगल, सर बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली होगी ना बॉन्ड लेंथ से? आपको बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली, यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं बेटे। बॉन्ड एंगल बिल्कुल अलग है बॉन्ड लेंथ से, मुबाल से हम देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो मैंने आपको MCQ दिया था उस बेस के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सवाल दिया था मैंने जैसे आपको, तो आपने डायरेक्ट मुझे बोल दिया था D है, तो मैंने बोला बेटे D नहीं है इसका C है। क्यों बोला C, तो इस वजह से मैंने आपको समझाया ताकि MCQ का कॉन्सेप्ट जो है वो यानी कि क्लियर हो जाए। तो ये चलते रहेगा, चित्र नंबर 4 तो हम चलते रहेंगे मीन्स के। तो इसको आप यानी कि नोट कर लो सारे स्टूडेंट। बोर्ड को साफ कर दो मैं बेटे। हेलो हेलो बेटे। जी सर। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ सर लेटेस्ट एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है? लेटेस्ट एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है और चार्ज के डायरेक्टली होती है। आपने वो भी सवाल भेजा है मुझे, वो भी मैं मीन्स कल उसका आपको जवाब दे दूंगा। आपने टिक किए जो वो मीन्स थोड़े से गलत किए या क्या किया वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। एक का जवाब तो आपको मिल गया, बाकी जो एक MCQ आपने भेजा है उसका मैं जवाब आपको कर दूंगा। चलते हैं आगे। अभी जो बॉन्ड एंगल किसके इनवर्सली था? बॉन्ड एंगल लॉन पेयर के इनवर्सली था, लॉन पेयर के इनवर्सली था। जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अगर टाइम लगा तो बॉन्ड एंगल भी मैं आपको समझा दूंगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, जो भी कुछ है। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा, वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मेरी बात बोले के टॉपिक ना समझाओ तो वो स्टूडेंट थोड़े बोर्ड भी होंगे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि टॉपिक में आपको ना स्टडी कराऊं, क्योंकि हार्बिट ऑर्बिटल के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको, क्योंकि फिर भी इसके MCQ सवाल बहुत से बुक में आए हैं, तो वो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं आपको यानी जो समझा सकूं।
तो उसके लिए हम टॉपिक स्टडी करेंगे आज, एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आवाज आ रही है पता नहीं किसके घर से। सर माइक खुला हुआ मॉडर्न है। कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ सर माइक खुला हुआ है किसी का। देखो वो कौन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोल एंड बॉन्ड, बच्चियां जो है। तो बेटे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोल एंड बॉन्ड के बेस के ऊपर अगर हम स्टडी करें तो हमने कोल एंड बॉन्ड के बारे में स्टडी की थी कि केमिकल बॉन्ड तब बनती है जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में यानी कि शेयरिंग करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल फॉर्म को इजी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। साथ में हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल दिया गया जहां पर ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयरिंग नहीं करते हैं, पर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे इस मॉडल के बेस के ऊपर, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम ये स्टडी करेंगे कि जो यानी के ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में यानी के ओवरलैप करेंगे। अब यार सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्बिटल्स का नाम आपने सुना होगा, एस पी डी एफ ऑर्बिटल, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप। एक्चुअली मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोल एंड बॉन्ड के दो यानी के दिए गए थे मॉडल, यहाँ 3 दी गई थी। एक को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, फुल नहीं लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी बुक के अंदर लिखा हुआ है। और एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद है किसी को कुछ फर्स्ट ईयर इसका नाम एक और भी था, याद है किसी को, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड यानी कि थ्योरी। ये जो दोनों है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, इन दोनों के का सेम ही कॉन्सेप्ट है। दोनों ये कहते हैं कि किसी भी एटम के लास्ट एनर्जी लेवल में जितने भी ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप करके यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ पॉइंट्स अलग है और एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स अलग है। तो लाजमी बात है कि ये आपको तब समझ में आएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है जब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। यानी कि अब बॉन्डिंग के बेस के ऊपर हमारे ये 2 टॉपिक, और हो सके कि ये 2 टॉपिक 3 दिन चले या मेरी पॉसिबल है कि 4 दिन चले, वो आप पर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूँ कि 4th चैप्टर बीच में आपको समझा दूं। तो उस बेस के ऊपर अगर हम देखें तो एटॉमिक ऑर्बिटल को फर्स्ट हम स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लो ताकि फिर मैं आपको समझा दूं। पॉइंट नंबर 1, डीबीटी के हिसाब से कोल एंड बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल यानी के बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इस मॉडल के बेस के ऊपर जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन एटम के वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट का मकसद है कि लास्ट एनर्जी लेवल के वो ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होंगे, हाफ फील्ड याद है आपको, वो यानी कि लास्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल जो मोस्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे या आप उनको कहोगे अनपेयर्ड। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस मॉडल के बेस के ऊपर ये कहा गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है तब बनेगी जब सेम या डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। अभी कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाफ फील्ड, एक होते हैं फुल फील्ड। जैसे कि मैं अगर आपको दे दूं एग्जाम्पल, तो ये है पी के, पी में 4 है, तो 1 1 के साथ 2 3 एंड 4। तो कौन बताएगा कि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने और फुल फील्ड कितने हैं बेटे? सर 2 हाफ फील्ड है और एक हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हाफ फील्ड कौन से होते हैं और फुल फील्ड कौन से होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड वही यानी के एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे लास्ट एनर्जी लेवल के
जिनके ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट है वो यानी कि क्लियर होता जाएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस एटम में कितने हाफ फील्ड है। जब तक हाफ फील्ड के बारे में आपको मालूम नहीं होगा तब तक केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो हम चलते हैं, एक आपको अगेन टेबल देते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट आ जाए समझ में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। अगर किसी भी एटम में एक हाफ फील्ड होगा तो एक बॉन्ड बनेगी, अगर किसी एटम के पास 2 हाफ फील्ड होंगे तो 2 बॉन्ड बनाएगी, अगर 3 हाफ फील्ड होंगे तो 3 बॉन्ड बनेगी, और अगर 4 हाफ फील्ड होंगे तो 4 केमिकल बॉन्ड बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड जो है वो डिपेंड कर सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो बेटा, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही। 1 मिनट वेट कर लो बेटा। 144 माइक आप वो कर दे, पिन वीडियो कर दे। हेलो सर, 1 मिनट सर, डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल में। no puedo hacer eso. Afon que van a suceder. हेलो भाई, डिस्कनेक्ट किया था। बोटनी इतनी आएगा ना यार, वो तो कर दो पाना यार। सर कितने पेपर आ जाओ, ईमेल किया था मुझे। ईमेल हुआ टेस्ट में उस तरह किया ना, ईमेल किया स्टार्ट तक किया। बिनी देखा ना, स्टार्ट दे आरटी बिनी देखा करा गया। अच्छा मैंने बंद करने के लिए फोन देखा। हेलो जी सर। यस सर। आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। Tirando puro. मुझे इधर आ गया। ये मोबाइल के तो चार्ज जाने के खाली खाली तो जी डेली खाली रखने के मोबाइल। हेलो यस सर। आगे आगे माइक सर को बोले, माइक खोले अपना। बेटा सर को बोले अपना माइक खोले। ओम हाँ जी ऑन है माइक। सही है।
देखो सर सही आ रही है अभी? यस सर सही है। जी सर। बेटे सही आ रही है तो फिर चलो, थोड़ा सा है ना सिग्नल का मसला होता है बेटे, तो इस वजह से थोड़ी सी कहाँ तक अब बोला था मैंने, कुछ बात समझ में आई थी? हाफ फील्ड एम्पियर इलेक्ट्रिक। सर हाफ फील्ड और फुल जी। फील्ड का बताना। अच्छा, हाफ फील्ड फुल फील्ड का बताया था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वीबीटी के बेस के ऊपर कैसे बनता है। तो आप सबको मालूम है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2H एटम का बना हुआ है। फर्स्ट हाइड्रोजन को देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसकी भी 1s1 है। तो इन यहाँ पर भी एस हाफ फील्ड है, एस यहाँ पे हमें एस ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप करना। अभी आपको याद है कि एस की कौन सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, सी की कौन सी, डी की कौन सी है। तो आप सबको मालूम है कि एस की जो है स्फेरिकल है, जबकि टी की डम्बेल है, जबकि डी की जो है डबल डम्बेल है। यहाँ पे मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये 1s1 के में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन नंबर दूसरा, इसका भी 1s1 और के में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन दूसरा, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैप को हम क्या कहेंगे, एस ओवरलैप कहेंगे। क्यों बेटे? क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगी, देखो ये एक और ये यानी कि तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के, ये H और ये H। अगर हम देखें तो इसका भी के कंप्लीट हो गया और इसका भी के कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी देखो एक बॉन्ड पेयर है, तो आप इसको यानी कि H एंड H करोगे। तो दैट मीन्स के बीबीटी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड वही ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और मोस्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो एस के भी हो सकते हैं और सी के भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीबीटी के बेस के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वो ये नहीं के बनाता है। अभी हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने होंगे जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा, तब तक बॉन्ड के बारे में कोई कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं समझ में आएगा। मैंने बोला कि ये थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट है, पर आपको समझना होगा, क्योंकि एनटीटीएस में आ सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि H2 मॉलिक्यूल्स में H के दरमियान कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो कम से कम इतना तो मालूम होगा कि S ओवरलैपिंग होती है। तो ये तभी आप समझोगे जब जवाब दोगे, जब आपको मैं समझाऊंगा। तो थोड़ा सा ये हार्ड टॉपिक है, लेकिन समझना होगा आप सबको। तो मैं बोर्ड को यानी कि जो है साफ कर लेता हूँ, और मैं आपको एक टेबल देता हूँ ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। सर एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप यानी कि अभी बेटे आप अपने सवाल ही मुझसे जूम कर दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि मॉडर्न बेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। बेटे अभी सवाल आप मुझसे क्या पूछना चाह रही हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं ऑर्बिटल। बेटे तो यहाँ पे ऑर्बिटल एक दो एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3rd है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7। सबसे फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोजन में लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। सेकंड ए ग्रुप का मैं लिखता हूँ बेरिलियम, 3rd ए ग्रुप का बोरान, 4 ए ग्रुप का कार्बन। यहाँ पर भी बहुत से एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हम देखें तो इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने होंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल आप सबको मालूम है कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये कर सकते हो, इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं, जीबीटी के हिसाब से इसमें यानी कि 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें हाफ फील्ड 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ फील्ड। लेकिन बेरिलियम को जब आप बेरिलियम, बोरान और कार्बन को जब आप एक्साइटेड करोगे, अगर आपको कुछ याद है फर्स्ट ईयर, तो जब इनको एक्साइटेड आप करोगे तो वहां पर इनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो हो जाएंगे 2। कैसे बताऊंगा? इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे 3
और ये 3 एलिमेंट याद करना, ये तब यानी कि इनका हाफ फील्ड बनेंगे 2, 3, 4 जब इनको एक्साइटेड करेंगे। एक्साइटेड का मकसद है कि आप इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में यानी ट्रांसफर करोगे। कैसे करोगे यही बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बेरिलियम के लिए, बोरान के लिए यहाँ पर एक्स लिखा ऊपर, तो ये एक्साइटेड की फॉर्म में हाफ फील्ड होंगे। तो एक मरतबा और लिख लेता हूँ सबके हाफ फील्ड। इसका 1, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा और इसका 1 होगा। अगर हम देखें तो बॉन्ड कितनी बनेगी, लाजमी बात है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतनी बॉन्ड बनेगी। इसका एक हाफ फील्ड है तो बॉन्ड एक ही बनाएगा। इसके 2 हाफ फील्ड है, तब जब एक्साइटेड करोगे तो 0 है तो 2 बॉन्ड बनेगी। ये हाफ फील्ड 3 है तो इसकी 3 बॉन्ड बनेगी। इसके पास एक्साइटेड में हाफ फील्ड 4 है तो 4 बॉन्ड बनेगी। इसके पास 3 यानी कि हाफ फील्ड है तो 3 बॉन्ड बनेगी। इसकी 2 बनेगी और इसकी जो है 1 बनेगी। और फिर आपको अगर याद हो तो इन तीनों एलिमेंट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। फास्फोरस, अगर आपको याद हो, सल्फर और बेटे क्लोरीन, इनके यानी कि बॉन्ड जो है डिफरेंट बनेंगे। इसके बॉन्ड 3 भी बन सकते हैं और 5 भी, क्योंकि इसके पास 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हाफ फील्ड हो सकते हैं। सल्फर के कितने बनेंगे मालूम है? 2 एंड सर 2 5 6 2 6 और इसके बनेंगे 1 एंड 7। एक भी बना सकता है और 7 भी बना सकता है। ये 7 मैंने आपको उस दिन समझाया था कि क्यों ये इनकी कोवैलेंसी क्यों है वेरिएबल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इनमें डी ऑर्बिटल इंटर होता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल मींस के नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ दे देता हूँ ब्रैकेट, ताकि आगे चल के आपको समझ में आ जाए। छोड़ दो उसको, ठीक है। अभी बॉन्ड तो बन गई एक, हाइड्रोजन कौन सी बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। वही सेम मेथड जो समझा चुका हूँ यार। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगी और दोनों की दोनों सिंगल होगी। बोरान भी 3 बॉन्ड बनाएगा, तीनों की तीनों बॉन्ड सिंगल होगी। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 में से यहाँ तो सिंगल होगी, यहाँ डबल होगी, यहाँ क्या ले सकते हो? ट्रिपल होगी। नाइट्रोजन के पास भी 3 बॉन्ड है, देख रहे हो मैंने लिखी है बॉन्ड 3, तो ये बॉन्ड सिंगल ही बनाएगा, डबल ही बनाएगा और ट्रिपल ही बनाएगा। और अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो यहाँ तो सिंगल बनाएगा, यहाँ डबल बनाएगा। जबकि फ्लोरीन 7 ग्रुप के जितने एलिमेंट सबको मालूम है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बने। तो बेटे ये नहीं कि आपको थोड़ा समझ में आ गया कि वही कोवैलेंट बॉन्ड के, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल के बेस के ऊपर हम देखा है कितनी बॉन्ड बनेगी। जैसे कि नाइट्रोजन में कितने हाफ फील्ड है, यहाँ पे देखो बेटे, नाइट्रोजन में कितने हाफ फील्ड है? एटॉमिक नंबर 7 है। अब्बा प्रिंसिपल के बेस के ऊपर नहीं मालूम होगा, 1s2 2s2, ध्यान दीजिएगा अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2p3। ये है इनर ऑर्बिट के, इसको छोड़ना हमें, ए को नहीं देखना, हमें लास्ट एनर्जी लेवल को देखना है जो एल है, एस और पी जो एल है 2 इसको देखना है। अब इसमें देखेंगे कि कितने हाफ फील्ड है। तो अगर हम देखें तो ये एस के 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पी के 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो हंस रूल के हिसाब से जब भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो 1 बाय 1 करेंगे, तो 1 2 और 3। तो हाउ मेनी हाफ फील्ड? एन की मीनिंग है हाफ फील्ड, तो 3 हाफ फील्ड है एन में, तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। जबकि यहाँ पर ये जो है बॉन्डिंग में नहीं ले रहा हिस्सा, तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, या इसको आप लोन पेयर भी कह सकते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। ले लास्ट एनर्जी लेवल के, इसको ये के इसको नहीं देखना आपको। तो कुछ बात आ रही है समझ में बेटे? हेलो यस सर। हेलो बेटे, यस सर। ठीक है। कार्बन की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट आप इसको लिखो। चलो आप मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन में कितने हाफ फील्ड होंगे? सर ऑक्सीजन में कितने फुल फील्ड होंगे और कितने हाफ फील्ड होंगे? 2 हाफ फील्ड होंगे और 2 हाफ फील्ड और 2 फुल फील्ड फील्ड। होंगे। तो लाजमी बात है कि आप एक एक ही कर सकते हो, और एक एक जो है वो यानी कि बॉन्ड बना सकता है। इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। इसका यानी कि एग्जाम्पल H2 HX, एक एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल। इसका बेरिलियम का BeX2, इसका होगा BX3, और इसका आपको मालूम है
ये कौन कौन सा हो सकता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मीन्स के CH4 भी दे सकते हो, C2H4, C2H2। यहाँ पर भी ये बनेगी, यहाँ पर भी मीन्स के अगर हम देखें तो सब में आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी बॉन्ड बनती है। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आप इस चार्ट को यानी कि नोट कर लो ताकि लास्ट पॉइंट में आपको समझा सकूं। बोर्ड को साफ कर दो बेटे। हेलो, यस सर। जी सर। चलो ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। कार्बन आपके माइंड में होगा कि सर एक्साइटेड क्या मीनिंग है। मैंने एक MCQ सवाल दिया था अभी आपको, अगर याद है अभी टेस्ट जो चैप्टर नंबर 30 की, वहां पर लिखा हुआ था कि इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन है मैक्सिमम एज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो वो सवाल दिया था, उस सवाल को सुनो। ये कार्बन है, मुझे इसको करना है एक्साइटेड, अभी नहीं कर रहा हूं मैं एक्साइटेड। इसका एटॉमिक नंबर है 6। ध्यान दीजिएगा बेटे, 1s2। ये तो K ऑर्बिटल है, इसको तो बिल्कुल नहीं देखना है आपको, इनर ऑर्बिट है, हमें आउटर देखना है ऑर्बिट। 2s2 और 2p2। क्या मैं सही हूं? अगर हम देखें यहाँ पे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, L के दोनों ऑर्बिटल है, और P के पास टोटल 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक px में, एक py में। जब हम कार्बन को ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो कार्बन के पास 2 हाफ फील्ड है, देख रहे हो आप, 1 और 2 हाफ फील्ड है, जबकि एक जो बॉन्ड यानी कि फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन के पास 2 हाफ फील्ड है। अगर 2 हाफ फील्ड होंगे तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर हम एक्स-रे के थ्रू देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होगा जब हम कार्बन को एक्साइटेड करेंगे। एक्साइटेड का मकसद है कि जब हम कार्बन को एनर्जी देंगे तो फिर लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हायर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे मैं कार्बन को कर रहा हूँ एक्साइटेड। तो यहाँ पे मैं स्टार लग देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि एक्साइटेड की मीनिंग क्या है। तो यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p के पास। यहाँ पर भी यूं भी देख सकते हो आप। तो क्या बचेगा बेटे आपके पास फिर? 2s1 और 2p हो जाएगा 3। अभी आप बोलो सर ये 1s कहाँ गया बेटे? ये इनर एनर्जी लेवल, इसको नहीं देखना, लास्ट एनर्जी लेवल को देखना है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर s में एक हो गया इलेक्ट्रॉन और p के 3 ऑर्बिटल्स देखो, px, py, pz, 1, 2 और 3। तो हाउ मेनी हाफ फील्ड? हेलो बेटे, हाउ मेनी हाफ फील्ड? 4। कब होगा हाफ फील्ड? जब हम कार्बन को क्या करेंगे? एक्साइटेड करेंगे। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 हाफ फील्ड है, लेकिन कार्बन को जब हम एक्साइटेड करेंगे तो इसके 4 हाफ फील्ड है। इस तरह से बेरिलियम को जब हम एक्साइटेड करेंगे तो उसके 2 हाफ फील्ड बन जाएंगे। इस तरह से बोरान को करेंगे एक्साइटेड तो उसके 3 हाफ फील्ड बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ आपके बुक के अंदर यानी कि लिखा हुआ है, तो आप इजी तरीके से इनको देख सकते हो। तो अभी हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। आज हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड क्या है, सिग्मा और पाई। आज ये तो टॉपिक लाजमी करना हमें। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग याद होगा फर्स्ट ईयर में। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है मालूम किसी को? यस सर, SS, कितनी टाइप की SP, ओवरलैपिंग होती PP, है? SS, SP और PP। SP और PP ओवरलैपिंग, अगर किसी को याद हो तो। SS ओवरलैपिंग S ब्लॉक एलिमेंट्स में होगी। जिन्होंने इंटर पढ़ा होगा, S ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनमें फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स है, यानी कि दोनों के ऑर्बिटल S है। तो एक एटम का S ऑर्बिटल और दूसरे एटम का S ऑर्बिटल हो। तो इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखो, हाइड्रोजन 2, Li2, Be2, ये इसके एग्जांपल है। और sp ओवरलैपिंग कब होगी? जब यानी कि s ऑर्बिटल होगा और p, और s ऑर्बिटल s का होगा, जबकि p जो है वो p ब्लॉक, और p ब्लॉक के टोटल यानी कि 5 ग्रुप है, थर्ड ए से लेकर
और 6 ग्रुप है, थर्ड ए से लेकर 8A तक। तो यहाँ पर एस जो है जब भी आपसे पूछा जाए तो एस ब्लॉक का एलिमेंट, अभी एस ब्लॉक का भाई कौन सा एलिमेंट है, नॉन मेटल भाई, तो नॉन मेटल कौन सा, हाइड्रोजन। यहाँ पे एस की ओवरलैपिंग जो है वो होगी, यानी कि हाइड्रोजन और पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट से याद है आपको, यार मैं क्या कह सकता हूँ, HF कुछ याद होगा, देखो हाइड्रोजन एस और एफ जो है उसमें पी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर इनसे आपको मालूम होगा। वाटर, इसमें भी एसपी ओवरलैपिंग होगी, कैसे, हाइड्रोजन, देखो ये ऐसे सवाल भी देते हैं एमसीक्यूज में। अगर एमसीक्यूज में सवाल दिया जाएगा भाई, सिंपल पूछा जाए कि एचएफ में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो कम से कम इतना तो मालूम होगा कि एसपी होगी। तो ये वाटर और ये हो गया अमोनिया। फिर आते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पीपी क्या कि एक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, अभी एस ब्लॉक के नहीं होंगे, तो पीपी ओवरलैपिंग में पी ब्लॉक के में लिख लेता हूँ H2, O2 और N2। फिर अगर हम देखें तो पीपी भी 3 टाइप की है, एक को हम कहते हैं पीएक्स, एक को हम कहते हैं पीवाई। ये थोड़ा सा है डिफिकल्टी, पर वही स्टूडेंट इसको समझेंगे जिनका फर्स्ट ईयर अच्छा होगा। पीजेड, तो पी के 3 ऑर्बिटल याद है आपको, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो पीपी ओवरलैपिंग में पीएक्स कब, जब एक एटम का पीएक्स हाफ फील्ड दूसरे एटम के पीएक्स हाफ फील्ड के साथ कंबाइन होगा। फिर पूछा जाए कि पीवाई के क्या होती है ओवरलैपिंग, तो हम कहेंगे एक एटम का पीवाई दूसरे एटम के पीवाई से कंबाइन होगा, तो हमें यानी कि जो है उसको हम पी ओवरलैपिंग देंगे। और फिर कहा जाए कि पीजेड ओवरलैपिंग क्या होती है, तो हम कहेंगे एक एटम का पीजेड हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब दूसरे एटम के पीजेड हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, तो हमें वहां पर यानी कि पीजेड मिलेगी। तो इसमें पीएक्स मिलेगी H2 में, पीवाई मिलेगी ऑक्सीजन में, और पीजेड मिलेगी नाइट्रोजन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब फर्स्ट पीएक्स मिलेगी, फिर पीवाई और पीजेड मिलेगा, जब तक पीएक्स नहीं मिलेगा तब तक पीवाई पीजेड का आपस में कंबाइन, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड बनेगी सिग्मा, फिर यानी कि जो 8 बॉन्ड करते जाएंगे वो पाई बनेगी। अभी यहाँ पर एमसीक्यू सवाल आपसे पूछेगा वो कि इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग है जो यानी सिग्मा बॉन्ड बनाती है। सिग्मा बॉन्ड समझते हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सी यानी कि ओवरलैपिंग। तो बस एक बात नोट कर लेना कि कौन से ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बेटे ये 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। कभी भी एमसीक्यू में सवाल दिया जाए आपको कि कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, तो सिर्फ 2, एक एटम का पी वाई दूसरे एटम के पी वाई के साथ कंबाइन होना चाहिए। इस तरह से पाई बॉन्ड तब बनेगी जब एक एटम का पी जेड दूसरे एटम के पी जेड के साथ कंबाइन होगा। तो ये 2 ऑर्बिटल जो है ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में मालूम है आपको कि तब बनती है जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। और बाकी जो भी कुछ है पीएक्स एसएस ये सारे के सारे जो बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे यानी कि जो है सिग्मा बॉन्ड। हेलो बेटे, हेलो, यस सर, हेलो, आवाज आ रही है ना बेटे? ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ये नोट कर लो। फिर 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसमें पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और फिर देखते हैं कि टाइम कितना मिलता है हमें। अभी तक तो ये चलता रहेगा, इसको नोट कर लो बेटे। सर पीवाई एक दफा सर वापस समझा देंगे। पीवाई हाँ, पीवाई और पीजेड तब बनेगी, ये दोनों ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब एक एटम का पी वाई दूसरे एटम के पी वाई से मिलेगा। अभी मैं आपको एक एक का एग्जाम्पल दूंगा तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ 2 मिनट दे दो, ये आप नोट करो, फिर मैं इसमें से एक एग्जाम्पल में आपको दूंगा तो आपको फिर मालूम होगा किस पाई बॉन्ड क्या होती है और जो सिग्मा बॉन्ड क्या होती है। सिर्फ 2 मिनट ये लिख लो, तो फिर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक इसमें से दूंगा एग्जाम्पल और एक इसमें से दूंगा। बाकी सारे आपके बुक के अंदर लिखा हुआ, सिर्फ ये इनकी केस के बेस के ऊपर आपको देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉन्ड सिग्मा क्या है और पाई बॉन्ड क्या है।
तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से बनाएंगे? एस एस तो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, एस पी भी सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, यानी कि एक एटम का एस और दूसरे एटम का पी बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से पी एक्स भी बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा। लेकिन पी वाई पी जेड कब? जब एक एटम का पी वाई दूसरे एटम के पी वाई के साथ मिलना चाहिए, और इस तरह से एक एटम का पी जेड दूसरे एटम है। तो हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। इसमें से मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक आप मुझ में इसमें बताओ और एक मैं इसमें आपको दूंगा। तो इसमें मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल H2O का, इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली यूज करते हो, और एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का। ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर घर बैठ कर आप सब स्टूडेंट कर सकती हो। तो अगर आपको तो मैं बोर्ड को साफ कर दूं? यस सर। चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो सारी बात आपको समझ डीप में थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि आपको अगर समझ में आ गया तो ये नीचे है। पर इंटीटेस्ट के पॉइंट तो मैंने आपको वैसे ही दे दिए, अगर हो सके इस टाइप क्या फिर तो क्या हम कर सकते हैं। चलो देखें, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ H2O का। सबसे फर्स्ट अगर पूछा जाए कि इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, तो देख कर ही मालूम हो रहा है ये H और ये P, तो इसमें ओवरलैपिंग होगी HP। क्या मैं सही हूँ बेटे? ठीक। सबसे फर्स्ट सेंट्रल एटम देखो, और सेंट्रल एटम आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा बेटे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसको ही देखने हैं कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। मैं डीप में जा रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो ये हो गया 1s2। छोड़ दो इसको 1s2 को, क्योंकि ये k ऑर्बिट है, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे, हमें लास्ट एनर्जी लेवल देखना। फिर बेटे क्या होगा? 2s2 और फिर 2p4। अभी हमें देखने हैं कि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं। लाजमी बात है, बॉन्ड वही बनाएंगे जो हाफ फील्ड होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई एक्साइट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी कर दो, सिर्फ 3 एटम को एक्साइट करोगे आप, एक बेरिलियम को, बोरान को, कार्बन को। बाकी ग्राउंड स्टेट में देखोगे, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ऑक्सीजन में कितने हाफ फील्ड होते हैं, तो वो मोस्टली ग्राउंड स्टेट में ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम, तो हाइड्रोजन एस के 2 ऑर्बिटल, ये तो भाई फुल फील्ड है, इसको कहोगे लॉन पेयर, छोड़ दो इसको। पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स पी वाई। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी समझना तो होगा ना हमको। पी जेड हंस रूल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेते हैं पी एक्स में, एक पी वाई में और एक पी जेड में। तुम्हें से कौन सा बताएगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी एक्स में जाना चाहिए, पी वाई में या पी जेड में? पी एक्स में। किसी में भी जा सकता है, पी एक्स जरूरी कि पी एक्स में जाए, किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। क्यों? इस वजह से कि तीनों ऑर्बिटल डी जनरेटेड, तीनों की एनर्जी सेम है। चौथा इलेक्ट्रॉन आप एक्स में भी डाल सकते हो, वाई में भी ऐड कर सकते हो, जेड में भी ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं कि आप पी एक्स आपको ऊपर फोर्स लगी हो कि भाई पी एक्स में डालो उसको, नहीं बेटे। हंस रूल के हिसाब से जब सिंगल ऑर्बिटल यानी कि हो जाएंगे, उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे, तो वो आपकी चॉइस है। आप चाहे यानी कि इलेक्ट्रॉन पी एक्स में ऐड करो या पी वाई में। मैं तो अगर इसमें होता तो मैं यूं कर लेता हूँ कि पी जेड में ऐड कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल है। अभी इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, तो 2 फुल फील्ड, ये भी लॉन पेयर हो गया और पी जेड भी लॉन पेयर हो गया। बाकी 2 हाफ फील्ड है, एक पी एक्स और एक पी वाई। तो हमें उन ऑर्बिटल को दिखाना है जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे। कैसे दिखाना है, चलो देखते हैं भाई। ये बुक में भी लिखा, ऑक्सीजन के 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल लो गया। ये फुल फील्ड को छोड़ दो, एक 2x को और एक px को, एक px और एक py। px py क्या है? दोनों को एक्सिस में रखेंगे। एक ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को हम रखेंगे px में और ए रखेंगे y एक्सिस में। तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया px, ध्यान दीजिएगा बेटे, और ये हो गया py। ये पी वाई का एक इलेक्ट्रॉन और ये पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन। ओम जी सर। सर ओम जी सर, बोलिए सर। सर 2 बातें मुझे करनी है आपसे। जी बोलिए सर। 2 बातें करनी है, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आपकी आ रही आवाज। एक तो 5 मिनट बाकी आपके है, और दूसरी बात ये, हेलो
हाँ हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सारे बच्चों की रही हुई है सर, अब्बास ने बोला उनको कल टेस्ट में एग्जाम दो। अब्बास साहब मना कर रहे हैं सर। टेस्ट में कल जिन जिन की फीस रही हुई है, अब्बास ने बोला उनको टेस्ट में नहीं बिठाओ, ग्रांड टेस्ट में। चलो ठीक है, तो अभी मैं मुझे 5 मिनट दे दो, तो फर्स्ट में टॉपिक, फिर मैं सबसे बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं सबसे बात करता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। हाँ सर, 5 मिनट में ये टॉपिक कर लूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं खुद ही बात करता हूँ सबसे। तो अगर मैं देखूं तो बेटे ऑक्सीजन के मैंने वो हाफ फील्ड रखे जो हाफ फील्ड होंगे, एक पीएक्स एक पीवाई। अब इसके साथ मुझे 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं जो इस सराउंड में होंगे। हाइड्रोजन का सबको मालूम है एस ऑर्बिटल होता है, तो ये इसके 2 हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल थोड़ा डिफिकल्ट है। और इस ओवरलैपिंग को आप कहोगे एस-पी ओवरलैपिंग। वाई वी कॉल्ड एस-पी ओवरलैपिंग? क्योंकि पी ऑर्बिटल और एस आपस में कंबाइन हो रही है। ये पी ऑर्बिटल और ये एस से, तो यहाँ पर कैसे बनेगा देखो, ये 1 और ये 2, एक हाइड्रोजन मिल जाएगा पी एक्स के साथ, दूसरा हाइड्रोजन बनेगा पी वाई के साथ। ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे बेटे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एच एंड ये एच। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में नहीं ले रहे, इस समय इसको यहाँ 1 और ये 2। कुछ बात आई समझ में बेटे? हेलो हेलो बेटे। यस सर। सर चलो ठीक है ठीक है। ये देखो भाई, ये अभी ये बुक में भी लिखा है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्यों कहते हैं इसको एस-पी ओवरलैपिंग? इस वजह से कहते हैं कि एस-पी ओवरलैपिंग इस वजह से कहते हैं कि एस और पी के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के और 2 यानी कि हाइड्रोजन। तो इस तरह से यानी कि ये ओवरलैपिंग होगी। अभी लास्ट पॉइंट मैं ऑक्सीजन समझा रहा हूँ और इसमें आपको फर्स्ट टाइम मैं समझाऊंगा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या होती है। तो इसको नोट कर लो, फिर आपको कुछ बातें भी करनी है तो मैं इसको यानी कि मिटा देता हूँ। लिख लो इसको इस तरह से एन। यार कोई मसला नहीं, इंटीजर्स में यूं नहीं आएगा, इंटीजर्स में जो मैंने आपको दिया ट्रिक वही आएगा, लेकिन क्या पता अपनी बुक में से वो दे दे, फिर क्या करोगे आप? इस वजह से मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अगर पूछा जाएगा भाई H2O में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो वो चॉइस में दे सकता है, एसपी होगी, पीपी होगी, कौन सी होगी, तो हम लोगों को करना पड़ता है तो कुछ भी नहीं है। ये तो यानी कि फर्स्ट ईयर के बेस ऊपर है। तो भाई लास्ट टॉपिक इसी का, और फिर कल वो देखेंगे हार्ट ऑर्बिटल के बारे में। चलो, तो मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करो बीबीटी के बेस के ऊपर। लाजिम बात है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन का बना हुआ है। ये फर्स्ट ऑक्सीजन और ये सेकेंड ऑक्सीजन लिख रहा हूँ मैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका भी 8 है, दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो 1s2 छोड़ दो इसको, इसका भी 1s2 छोड़ दो इसको, 1s2 फिर लिखो 2s2 और 2p4। क्या मैं सही हूँ? इसका भी 2s2 और 2p4 अभी मैंने लिखा है ऊपर। फिर भी एक मतलब और लिख लेता हूँ, देखो लास्ट एनर्जी लेवल ये L है, इसको देखना लास्ट एनर्जी लेवल, तो इसके भी लास्ट एनर्जी। अभी देखो S के 2 ऑर्बिटल फुल फील्ड है, P के 3 ऑर्बिटल है हंस रूल के हिसाब से, Px Py। तो मैं टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे Px Py को भी आप लिख सकता और Pz को मैं यहाँ पर फुल लिख सकता, ताकि जानी छुड़ी आएगी हम लोगों की। यहाँ पर भी S फुलफिल्ड है, P के 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ओ सॉरी 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ही मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, x और चलो बेटे, तो यहाँ पे Px 1 Py, यहाँ पर ही Px और Py, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो PP होगी, PP ओवरलैपिंग होगी, यानी कि 2 टाइप की ओवरलैपिंग होगी, एक Px Px और एक Py Py। तो अभी मैं टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी लास्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन, मैं वही ऑर्बिटल लिखूंगा जो हाफ फील्ड होंगे। सबसे फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ Px, दूसरा लिख रहा हूँ मैं Py, मेरे ख्याल में कुछ समझ में ये हो गया Px। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बिल्कुल यानी जो करीब है, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है।
और यहाँ पे है पी वाई, एक एटम का। बाकी जो बॉन्ड पेयर है उसको छोड़ दो, ये भी लोन पेयर है, ये बॉन्ड में नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, इसका भी सेम है। दूसरा ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑक्सीजन का एक हाफ फील्ड और ये है दूसरा फील्ड। यहाँ पर भी इसको ऐसे क्यों लिखे, हम यूं लिख लेते हैं, ये पी एक्स और ये हो गया पी वाई। चलो भाई, और अभी इंपॉर्टेंट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अभी आ जाओ बॉन्ड के ऊपर। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक ओवरलैपिंग होती है एंड टू एंड या हेड टू हेड, या हम कह सकते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। जब भी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान लीनियर हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कौन सी होगी, ये यानी कि बॉन्ड है सिग्मा। ये जो ओवरलैपिंग है ये हेड टू हेड है या एंड टू एंड है। तो मैं यहाँ पे फिर लिख लेता हूँ एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगी सिग्मा। फिर आते हैं पाई बॉन्ड। मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड तब बनेगी जब एक एटम का पी वाई दूसरे एटम के पी वाई से मिलेगा, या एक एटम का पी जेड दूसरे एटम के पी जेड के साथ मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखो पी वाई एक ऑक्सीजन का, पी वाई दूसरे ऑक्सीजन का। इसका मतलब हुआ कि पाई बॉन्ड क्या होती है। तो पाई बॉन्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर ओवरलैपिंग साइड टू साइड हो तो उसको जो है हम पाई बॉन्ड कहते हैं। साइड टू साइड समझ रहे हो, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं यानी कि जो है सिग्मा पाई बॉन्ड। तो अगर हम देखें तो बॉन्ड ये हो गई सिग्मा, ये हो गई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तब बनेगी जब दोनों ऑर्बिटल कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मकसद है कि दोनों ऑर्बिटल यानी कि आपस में पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे टू द बॉन्ड एक्सिस, जिसको हम बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज, ये भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी तो दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड एक्सिस या न्यूक्लियर बॉन्ड कहते हैं। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बाद में बताते हैं। अभी हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो गई, ये ऑक्सीजन, और दूसरी हो गई साइड टू साइड। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे दोनों के, वो मैंने यानी कि लिख दिया। अभी कौन बताएगा मुझे आप में से कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है? चलो बेटे, सिग्मा शेप डिटरमाइन करती जबकि पाई बॉन्ड शेप डिटरमाइन नहीं करती। मैं यही चेक कर रहा था कि मेरी आवाज आपकी तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, तो मैं बोल देता हूँ 4 या 10 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड सिग्मा क्या होती है तो मैंने आपको बता दिया, पाई बॉन्ड क्या होती है ये भी बता दिया। अगर और डिफरेंस देखें तो बॉन्ड जो बॉन्ड सिग्मा है वो स्ट्रांग बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इस वजह से स्ट्रांग है क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, अगर आपको याद हो, एज कंपेयर टू वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होती है जबकि पाई बॉन्ड वीक होती है। पाई बॉन्ड वीक किस वजह से होती है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस से अवे है और साथ में यानी कि अगर हम देखें तो इनमें साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बॉन्ड सिग्मा वो स्टेबल होती है, पाई बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल होती है। पॉइंट नंबर 3 में देखें तो सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल होती है क्योंकि